इस तरीके से आपको पता है कि हम इस तरीके से हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसके अंदर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस यूज करते हैं साइन की वैल्यू, फिर आपके पास कॉस भी आ जाता है, ये टैन भी आ जाता है। फिर यहाँ पर आप कुछ मैथमेटिक्स का यूज नहीं करना है, लेकिन आपको सिंपल याद रखना है कि आप कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसमें साइन आई की कुछ वैल्यू दे रखा होगा 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी, तो उनको वैल्यू में सिर्फ आपको तो उनका जो सेट वैल्यू होगा पुट करना है। और आप देखेंगे कि जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा वो कांस्टेंट आएगा, उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा फ्रॉम पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम। जैसे आप जैसा बात के एयर टू वाटर लिए हैं या वाटर टू एयर लिए, चाहे एयर टू ग्लास लेंगे, वो जो आंसर आएगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू कांस्टेंट सेम। ओके, ये जो हमने पीछे किया साइन आई आर अपान साइन आर, जो हमने आपको बताया कांस्टेंट आता है वो पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम, इसको हम अलग से एक लॉ बोल लाते हैं स्नेल्स लॉ, दैट इज स्नेल्स लॉ। जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है, अदरवाइज हम इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को टर्म्स लिख देंगे, इट इज रेशियो ऑफ साइज साइन आई टू साइन आर इज ऑलवेज टू कांस्टेंट फ्रॉम पार्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम्स। इस तरह से आप करेंगे। अब हम देखते हैं लाइट जब डेंसर से रेयरर मीडियम में पास करता है तो उसको कैसे डेविएट करते हैं, डेविएटिंग होता कैसे है देखिए। अब हम देखते हैं, जब आपसे अलग से बना लेते हैं, आपके पास एक सरफेस है, बाहर हमारे पास डेंसर मीडियम है, तो हम ले लेते हैं वाटर, अंदर है हमारे पास रेयरर मीडियम एयर, क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है, ये हमारा गया डेंसर, ये हमारा हो गया रेयरर। अब ये एक लाइट फॉल हो रहा है, इस तरह से फॉल हुआ, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये रेयरर हो गया, ये इंसिडेंस हो गया, परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। तो आपको पता है कि ये कहाँ बेंड करेंगे, रेयर मीडियम में तो इसका स्पीड ज्यादा होने वाला है क्योंकि ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि स्पीड इसका ज्यादा हो जाएगी। इस केस में ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी बिगर देन एंगल आई। देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी बिगर देन द एंगल आई, क्योंकि जो रे है वो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल रे से दूर जा रहा है। तो हम इसको बता रहे हैं जब रे पास करेगा डेंसर से इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आपको याद रखना है जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो इस तरह से आपका फिगर बनेगा। आप बता सकते हैं इट गो टू बैक बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या रीजन है, जो रेयर मीडियम की जो लाइट की स्पीड है वो क्या होता है, फास्ट होता है, इसलिए वो अवे फ्रॉम नॉर्मल रे बेंड करता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है दैट इज बिगर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमारे पास है लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, तो हम ऐसे एक मीडियम बना लेते हैं, बाहर रेयरर मीडियम जैसे एयर ले लेते हैं, अंदर डेंसर मीडियम हम वाटर ले लेते हैं। अब लाइट यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से फॉल किए, ठीक है, ये एंगल इंसिडेंस रहेगा, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हमारा नॉर्मल रे हो गया। नॉर्मल रे बिल्कुल आप पॉइंट बनाइएगा तो आप देखेंगे कि जो डेंसर मीडियम जो उसकी स्पीड स्लो हो जाता है, इट विल बेंड लाइक दिस टूवर्ड्स नॉर्मल रे। और इस केस में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसा इसलिए हुआ है जो लाइट की स्पीड है, द स्पीड ऑफ लाइट जो होता है दैट इज स्लो इन केस ऑफ डेंसर, क्योंकि आपके पास मीडियम डेंसर है इसलिए इसकी स्पीड स्लो होता है। यही आपके फिगर के अंदर दिखा रहा है, ये फॉल किया और इसकी स्पीड जो हो गया वो आपके पास स्पीड ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो पास हो रहा है वो डेंसर से रेयरर में हो रहा है। लेकिन अगर रेयरर से डेंसर में होगा तो आप देखिए, सपोज आप इस तरह से हम एरो शो करते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो ये थोड़ा सा नॉर्मल रे के पास आ जाएगा। तो इस केस में तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा या और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मैंने इस शेप को उल्टा कर दिया, ठीक है, चाहे आप ये फिगर बना चाहे आप इसका उल्टा शो करो, आप किसी तरह से कर सकते हैं। पर आपको याद रखना है जब भी लाइट रेयर से डेंसर के अंदर जाएगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाता है, इट्स मीन टुवर्ड द बी2 नॉर्मल रे। अब हमारे पास है टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम इसको आर आई से डिनोट करते हैं। इट इज इक्वल टू, एक रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी ले सकते हैं, टू यू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सपोज आपसे बोलूँगी लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, तो ऊपर जो इसकी स्पीड है एयर के अंदर वो आप लिख लेंगे, जो वाटर के अंदर वो आप नीचे लिख लेंगे। एक सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हमने डिफाइन किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, जो कि आपको पता है कि होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आपको पता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है। सपोज आपने यहाँ पुट किया और इसको सॉल्व करने के पास आपका जो आंसर आ गया, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आप सीधा लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, मतलब आ गया सॉल्व करने पर। तब इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। स्नेल्स लॉ हमने किया था, क्या किया था? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट की इक्वल किया था। वो कांस्टेंट क्या था? एन। वो कांस्टेंट क्या था? एन। और इसको भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बुलाते हैं। तो मैंने आपको बुलाया था ऐसा तब तक हो जाए जब तक आपके पास पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है। तो सपोज अगर हम यहाँ से आपसे बोले लाइट एयर से के अंदर जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में मैं इसको कैसे बोलेंगे? ऊपर लिखेंगे एयर, नीचे लिखेंगे ग्लास। लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है, पर जब मैं इसको बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। विथ रिस्पेक्ट के बाद जो एयर है उसके मतलब लाइट दूसरे में जा रहा है, पर बोलने में हम इसको ऐसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सॉरी, जैसे हमारा आंसर आ गया लाइट जब एयर से ग्लास में जा रही है तो उसका आंसर आ गया 2। लेकिन अगर लाइट उल्टा कर दें, ग्लास से एयर में जाएगा, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? लाइट ये ग्लास एयर, हम पढ़ें कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट ऑफ टू ग्लास। आप जान सकते इसका आंसर हो जाएगा 1/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होता है वो रेसिप्रोकेट हो जाता है। जब लाइट जब उसका अपोजिट मीडियम में जाती है तब उसे 1। समझ गए आप? अब क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ सकता है। अब हमने देखा कि लाइट के एक है और एक है रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। जो लाइट का पाथ है वो रिवर्सिबल होता है। वो देखिए कैसे, मैं आपको बनाकर दिखाते हैं। ये लाइट फॉल कर रहा है, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये आपका हो गया नॉर्मल रे, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लेट से ये रेयर से डेंसर के अंदर जा रहा है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टिव रे, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर हम सरफेस को कुछ मान लेते हैं, MNOP मान लेते हैं, तो MN के लिए इंसिडेंट रे, लेकिन अब यहाँ भी सरफेस के बाद भी रेयर मीडियम होगा, तो आपके सरफेस तो यहीं तक है। अब वो भी सरफेस के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब इस पे भी नॉर्मल रे बनाए, अब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो रे इस मीडियम से पास होकर अपने ओरिजिनल मीडियम में आया, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। और ये जो नॉर्मल रे और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंट। अब देखिए जो लाइट रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो अब एक बात ये है, इधर आई, इधर ऐसे बेंड हो गई, फिर उसके बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, तो ये पाथ रहता है। लेकिन अगर इसका आप उल्टा कर दें, अगर हम बोले कि लाइट यहाँ से इंटर रहा है, तो फिर यह सेम ही पाथ फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो लाइट का पाथ है वो रिवर्सिबल है, जिस तरह से इंटर हो रही उसी तरह से वो बाहर भी निकल रही है। देखिए आप इस फिगर में यही दिया है, मैं जो बना रहे हैं उतना अच्छा बन नहीं पाता है, लेकिन आप इस मीडियम को देखें, रफ हुआ इतना अच्छा बन नहीं पाता है। ये आप देख सकते हैं, ये लाइट है, लाइट एयर से या रेयर से डेंसर में जा रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इस सरफेस के लिए इंसिडेंस रे ये हो गया, ये वापस से मतलब ये रेयर मीडियम जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, तो ये हो गया आपका इमरजेंट रे, और ये हो गया इमरजेंट। और ये उल्टा जाएगी,
तो ये सेम उल्टा ही ऐसा पाथ फ्लो फॉलो करेगी, तो हम इसको कह सकते हैं जो लाइट का पाथ है वो रिवर्सिबल है। तो हम कभी भी क्वेश्चन के इमर्जेंट के ऊपर में आ जाए तो एंगल ऑफ इमर्जेंट के ऊपर आ जाए, रिवर्सिबिलिटी के ऊपर आ जाए, तो आप फिगर ये वाला ड्रा करना है, ठीक है। तो इमर्जेंट रे को हम डिफाइन करते हैं वो रे जो किसी मीडियम में से पास होकर आई एंड देन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल मीडियम। जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा एयर से वाटर में आया और वाटर से एयर में वापस आ गई, तो ये हमारा हो गया इमर्जेंट रे। और जो एंगल होगा नॉर्मल और इमर्जेंट के बीच में उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब इसी के अंदर हम एक खास फिनोमेना देखा, लिटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए जो इंसिडेंट रे यहाँ से बेंड हो गई और यहाँ से इमर्जेंट रे आ गई, लेकिन है तो ही इंसिडेंट रे ही, इमर्जेंट रे तो वही रे है जो फॉल कर रहा है। अदरवाइज आप कह सकते हैं रिफ्लेक्ट होकर वापस अपने मीडियम में आ गए। अगर आप इंसिडेंट रे को एक एक्सटेंड करें तो इसका पाथ ये रहना चाहिए था, एक्चुअली ये मीडियम नहीं होता, इसका पाथ ये आप देख सकते हैं बहुत यहाँ पर पाथ क्या है, मतलब इसमें कुछ शिफ्ट आ गया इसके पास। इस परपेंडिकुलर शिफ्ट को हम बुलाते हैं लिटरल डिस्प्लेसमेंट। लिटरल डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर शिफ्ट होता है इंसिडेंट रे के बाद जब वो किसी मीडियम में से ट्रेवल होकर अपने ओरिजिनल मीडियम में आती है। दिस परपेंडिकुलर शिफ्ट इज कॉल्ड एज लिटरल डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है कि ये जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों आपस में पैरेलल है, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट आपका अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। आपको पता है कि जो अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होता है। आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस पैरेलल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट रे, आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब रिफ्लेक्शन में हमने कौन से सीक्वेंस देखा है,